नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसे लिखा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, और मैं कविता भारद्वाज इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कौन नहीं जानता इन्हें। तो हमारे जो संविधान निर्माताओं में से एक थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनका महत्वपूर्ण स्थान था जो भारतीय संविधान के निर्माण में। आधुनिक भारतीय चिंतन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के वो अधिकारी रहे हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति और सामाजिक समता के लिए, सामाजिक समानता के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, मध्य प्रदेश में हुआ था, और उनकी अनेक रचनाएं हैं जो द कास्ट ऑफ इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट प्रसिद्ध, और उनकी द अनटचेबल्स, हु आर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया। तो इस तरह से द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म। तो इस तरह से उन्होंने अनेक पुस्तकें हैं, भाषण भी उनके हमें मिलते हैं। मूक नायक, बहिष्कृत, भारत जनता, ये पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया है। और उनका संपूर्ण वांग्मय मतलब साहित्य, उनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। वांग्मय मतलब उनका जो साहित्य है। और सन 1956 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। अब मानव मुक्ति के पुरोधा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, मतलब उस समय पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति अगर कोई माने जाते थे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए वो न्यूयॉर्क और फिर लंदन में गए, और उन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और पूरा वांग्मय, पूरा साहित्य संस्कृत का उन्होंने जो है उनका अनुवाद के ज़रिए उन्होंने पढ़ा, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं भी प्रस्तुत की हैं। तो उन्होंने जो अछूतों के लिए कानून बनाने के लिए और उनके लिए लड़े, वो उनको सामाजिक समानता दिलाने के लिए, और उनका जो संकल्प था कि मतलब सबके लिए एक समान जो है अधिकार हों, सबको समान अवसर मिले, तो उसके लिए उन्होंने काम किया। और उनके चिंतन व रचनात्मकता के प्रमुखतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए, और सन 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध मतानुयायी बन गए वो। तो भारतीय संविधान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके समर्पण के कारण ही भारतीय संविधान का निर्माता कहकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और उनकी समूची बहुमुखी प्रतिभा एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी, और यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों में बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी रहे। अब पाठ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ जो प्रस्तुत हम पाठ पढ़ रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो ये पाठ जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण, मतलब इसमें 2 प्रकरण दिए गए हैं। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। उनको अध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम में बुलाया गया था, और उसके लिए उन्होंने भाषण तैयार किया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन पाने के कारण सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा।
और ये जो भाषण है उनका जो उन्होंने लिखा था वो पढ़ा नहीं जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। और उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है, मतलब महत्वपूर्ण जो बातें जो कही गई हैं वही यहाँ पर ली गई हैं। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा पाठ जाति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके 2 प्रकरण हैं। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा प्रकरण है मेरी कल्पना का आदर्श समाज के वो इस विचार पर ये इस भावना पर विचार करते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो उसकी अवधारणा उन्होंने, उसकी कल्पना यहाँ पर की है दूसरे प्रकरण में। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं और फिर भी ये विडंबना मतलब दुख की बात है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जातिवाद को आज भी लोग बढ़ावा देते हैं। पोषण करना, बढ़ावा देना, आज भी पोषकों के जातिवाद को सही ठहराने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जो सभ्य समाज है वो ये मानता है कि अगर कार्य में कुशलता चाहिए, कार्य कुशलता मतलब अगर आपको कार्य में कुशलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए श्रम विभाजन जरूरी है। और चूंकि जाति प्रथा भी एक श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है, कि जाति प्रथा इसी श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी, और वही जाति प्रथा पर आधारित जो श्रम विभाजन है वो सही रूप है, वो इसका ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें उन्हें कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जाति प्रथा ने श्रम विभाजन तो किया ही है, चलो मान लेते हैं कि हाँ श्रम विभाजन का ही एक रूप है, उन्होंने श्रम विभाजन तो किया है, लेकिन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर दिया। अब श्रमिकों का विभाजन कैसे कर दिया है? जाति पर आधारित जो श्रम विभाजन है उसमें क्या है कि जो व्यक्ति जिस कुल में, जिस जाति में पैदा हो रहा है उसको उसी जाति के अनुसार ही पेशा चुनना पड़ता था। आज ये स्थिति काफ़ी हद तक बदल चुकी है, लेकिन एक समय था जब उन्होंने ये भाषण लिखा था, उस समय श्रम विभाजन अपने एक तरह से पूर्ण विकसित रूप में था, और जो है लोग अछूत मानते थे। जो कुछ लोगों को कुछ उनको जो काम के आधार पर जो बंटवारे हुए थे वो उसका उन्होंने एक गलत ही रूप, एक श्रम विभाजन का एक गलत रूप हमारे सामने आया जो जाति पर आधारित था, कि वहाँ पर व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है उसे उसी जाति से संबंधित काम भी करना पड़ेगा, वो बाहर किसी और काम को नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए जो है भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाए, लेकिन वो उस पेशे से बाहर नहीं जा सकता था। तो ये एक जाति आधारित श्रम विभाजन का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप था कि श्रम विभाजन जो है वो श्रमिकों का भी विभाजन कर देता था। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। जब श्रम विभाजन जरूरी है, निश्चय ही सभ्य समाज में श्रम विभाजन जरूरी है। काम का विभाजन होना चाहिए, लेकिन काम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक विभाजन नहीं करती। श्रम विभाजन, सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था जो है वो श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, जैसा कि हमारे देश में था। जैसे आपने 11th में पढ़ा था पाठ गलता लोहा, वहाँ पर जो
मोहन है, काफ़ी अच्छा है बच्चा, पढ़ने में मेधावी छात्र है और उसे जो है और कुछ वो कर नहीं सकता था। उसे अपने पिता का पेशा अपनाना भी उसको पसंद नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ इतना ज़्यादा परिवार का घर का खर्च ही चल पाता था और उससे कुछ और कमाई नहीं थी। लेकिन फिर भी वो मजबूरीवश किसी और पेशे में जो है काम नहीं कर सकता था, और जिसे उसने अंत में उस लोहे को पिघलाया था और जाति के लोहे को पिघलाया था, वो धनराम के लोहार पर उसके साथ काम करने लगा था। तो वही जो है यहाँ पर इसमें बताया गया है, किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, कि वो ऊंचा है और वो ऊंची जाति का है, वो नीची जाति का है, तो इस तरह से उन्हें ऊंचा नीचा भी बना देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, अगर जाति प्रथा ही श्रम विभाजन है, कि जाति के आधार पर ही अगर श्रम का विभाजन कर दिया, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य स्वयं अगर किसी और पेशे को अपनाना चाहे, तो वो इस जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन है उसमें संभव ही नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। हमें यहाँ पर व्यक्तियों की क्षमता को विकसित करने से मतलब है कि कार्य कुशल व्यक्ति है, जो जिस चीज़ में निपुण है, जो जिस चीज़ में कुशल है, उसे वही पेशा चुनने दिया जाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना ना तो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है और ना ही उसकी क्षमता का विचार किया जाता है। दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर, जैसा माता पिता का स्तर है, जैसा पेशा माता पिता ने अपनाया है, वही पेशा उन्हें अपनाना पड़ता है। पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति के आधार पर है, क्योंकि जिस जाति में मनुष्य पैदा हुआ है उसे उसी जाति से संबंधित पेशा अपनाना पड़ता है। तो ये जो जाति आधारित श्रम विभाजन था, उसकी एक सबसे जो बुरी बात, जो सबसे दूषित सिद्धांत जो था, वो यही था। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, कि पेशे किसी मतलब पैदा होने से पहले ही किसी के पेशे का निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आज हम ये स्थिति नहीं देखते हैं। आज हर व्यक्ति को अपना पेशा चुनने का अधिकार है, पहले की से स्थिति आज बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी कार्य कुशलता के आधार पर ही आजकल जो है श्रम का विभाजन किया जाता है। लेकिन कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी जाति प्रथा का ये रूप आज भी हमें दिखाई दे जाता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, मतलब उस व्यक्ति के अनुरूप नहीं है वो पेशा, और उसकी रुचि नहीं है उस काम को करने में, और रुचि नहीं होगी तो व्यक्ति उस कार्य को कुशलता से नहीं कर पाएगा, और कुशलता से नहीं कर पाएगा तो उस काम को के लिए उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो उसके लिए भूखे मरने की नौबत आ जाती है, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अब जो धीरे धीरे औद्योगिकरण शुरू हुआ, अब औद्योगिकरण के चलते, उद्योग धंधों की प्रक्रिया के चलते तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। तकनीक बदलती जा रही है, उसमें अनेक नए नए परिवर्तन भी आते जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ही जो है काम के लिए चुनना जाना चाहिए जो उस काम में कुशल हैं, जो बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं।
जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। मतलब उद्योग धंधों में, क्योंकि ऐसे व्यक्ति चाहिए जहाँ पर जो कार्य में कुशल हो, निपुण हो, और तो इसलिए व्यक्ति को पेशा बदलना भी पड़ सकता है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। जो जाति आधारित श्रम विभाजन था उसमें कोई भी दूसरा पेशा अपनी जाति से अलग होकर कोई भी दूसरा पेशा नहीं अपना सकता था जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। अब यहाँ पर जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। बेटा, जब ये जातियों की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जब बनाई गई थी, ये कुशलता के कार्य के आधार पर ही श्रम विभाजन किया था, कुशलता के आधार पर ही श्रम विभाजन किया गया था। लेकिन धीरे धीरे श्रम विभाजन की इस प्रक्रिया ने एक गलत रूप धारण कर लिया, जिसके कारण लोगों में ऊंच नीच का, ऊंची नीची जातियों में बट गया समाज के। वो ऊंची जाति है, वो नीची जाति है। तो ये भेदभाव जो है वही इस दोष, जो जाति प्रथा का एक सबसे महत्वपूर्ण दोष था। अनेक उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी की। वैसे उनको अगर जाति प्रथा के आधार पर उस समय पर भी अगर ये जाति प्रथा होती तो समाज उनको कभी भी एक संत के रूप में, एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में, एक ऋषि मुनि के रूप में नहीं अपनाता। तो ऐसा नहीं था। वो एक तरह से भील समाज से आते थे, दुष्ट कर्म करते थे। उसके बाद भी जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर जो है एक सन्यासी का मार्ग चुना और उन्होंने रामायण लिखी, तो समाज ने उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। लेकिन धीरे धीरे बाद में जो है ये इस जाति प्रथा ने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार जो अनेक गंभीर दोषों से युक्त है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। जाति आधारित श्रम विभाजन मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का उसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं कि जितने कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता पूर्वक करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है, मतलब इसमें कोई विवाद नहीं है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। मनुष्य का मन नहीं है किसी काम को करने के लिए, लेकिन उसे मजबूरीवश वही काम करना पड़ रहा है। तो एक तरह से मन नहीं करता तो उस काम को व्यक्ति करना नहीं चाहेगा, तो उसे निष्क्रिय एक तरह से ये बना देती है। अब इसका जो दूसरा जो अध्याय है इसका हम पढ़ेंगे, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं जो कवि हैं लेखक बाबा साहब अम्बेडकर जी। अब इसके में क्या, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, अब उनकी कल्पना जो दूसरा ये प्रसंग है इसमें क्या कहते हैं कि उनकी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। जो इस प्रकरण में जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। तो इस तरह से ऊब जाना, बार बार एक ही बात को कहना
तो वो कहते हैं कि शायद आप ऊब गए होंगे और ये अस्वाभाविक भी नहीं है, स्वाभाविक है, सही है। अतः मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। रचनात्मक पहलू को क्या है इसमें रचनात्मक? मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अंबेडकर के कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। उन्होंने 3 तत्व, 3 बातों को इसमें शामिल किया है। सबसे पहली है स्वतंत्रता, दूसरा है समता मतलब समानता, और तीसरा है भ्रातृता मतलब भाईचारा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भाईचारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, सब में भाईचारा होना चाहिए, सब मिलजुल कर आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करें, तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। वो कहते हैं कि सबके लिए जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो जो है समाज के हर छोटे से छोटे व्यक्ति के पास तक, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे व्यक्ति तक वो परिवर्तन पहुँचे। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए। वो कहते हैं जहाँ जो भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं उसमें सबको भाग मिलना चाहिए, उसका सबको फ़ायदा मिलना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। जो उनके हित हैं उनकी रक्षा के लिए सभी को सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो भाईचारा भी इसी तरह है, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। अब और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। जब सब मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करेंगे तो उसी को क्या कहा है? लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, शासन करने की एक व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति, एक ढंग, समाज सामूहिक सब मिलकर आपस में जो दिनचर्या है उसका एक ढंग, और समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान, जिसके पास जो अनुभव है उसका आदान प्रदान, यही लोकतंत्र है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए, यही भाईचारा है। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? अब हमने कहा कि भाईचारे पर भी किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, दूसरा स्वतंत्रता पर भी किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। गमनागमन की स्वाधीनता, आने जाने की सबको स्वाधीनता होनी चाहिए। जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे कि इस तरह के जो चीज़ें हैं हमारी जो है मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो उसमें किसी भी तरह से स्वतंत्रता का विरोध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए कि व्यक्ति की शक्ति और सक्षम, जितना उसको सक्षम है उसके प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे। वो कहते हैं शारीरिक सुरक्षा को स्वीकार कर लेंगे, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा को स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। तो जाति प्रथा के जो पोषक हैं वो मनुष्य के वो कहते हैं अपने व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता वो नहीं दे सकते, क्योंकि जाति प्रथा जो मानते हैं वो इस तरह से स्वतंत्रता नहीं दे सकते। तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा कि अगर सारी स्वतंत्रता, कानूनी रूप से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तियों को अगर अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं है तो उसे दास्ता की ही स्थिति कहा जाएगा।
क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। केवल कानूनी रूप से अगर हम परतंत्र हैं तो वही पराधीनता नहीं है। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अगर हमें दूसरों के द्वारा जो है निर्धारित पेशे को चुनना पड़ता है तो वो भी स्थिति जो है वो एक तरह से दासता की ही स्थिति कहलाएगी। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। अगर मान लीजिए भारत स्वतंत्र होने के बाद भी अगर उसी जाति प्रथा को आगे बढ़ाता तो वही स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती थी। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों के अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार कर लेते हैं। तीसरा जो तत्व हैं उनकी कल्पना के आदर्श समाज के 3 तत्व मैंने आपको बताए थे। पहला जो है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता और भाईचारा पर हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं समानता पर, समता पर। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? क्या समान होना चाहिए सबको? क्या इस पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा। विवाद इसी शब्द पर रहा। फ्रांसीसी क्रांति में समानता कैसे हो सकती है? समानता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। सभी जानते हैं कि हाँ कोई किसी तरह से ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, कोई किसी तरह से, तो सभी मनुष्य भी बराबर नहीं होते। और उनका यह तर्क वजन भी रखता है कि हाँ, लेकिन तथ्य होते हुए भी वह विशेष महत्व नहीं रखता। लेकिन जब तथ्य होते हैं तो ये महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते भी एक नियामक सिद्धांत है। वैसे वो समता को एक काल्पनिक वस्तु मानते हैं कि असंभव है। समता जो है, समानता जो है असंभव है। फिर भी इसको मानने वाला ये सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। अब कैसे समानता, किस तरह की समानता नहीं हो सकती? 3 बातों पर क्षमता निर्भर करती है। कैसी क्षमता होती है मनुष्य में? पहला, शारीरिक वंश परंपरा। अगर वंश परंपरा के रूप में अगर 2 व्यक्ति समान नहीं हैं तो उसमें समानता नहीं हो सकती। एक व्यक्ति बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुआ है, दूसरा व्यक्ति झोपड़ी में पैदा हुआ है, तो उन दोनों में समानता नहीं हो सकती। सामाजिक उत्तराधिकार तथा सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। तो एक तो हो गया वंश परंपरा, पैदा होना किसी घर में, उस पर किसी का जोर नहीं है, तो यहाँ पर समानता हो ही नहीं सकती। दूसरा, उत्तराधिकार, माता पिता द्वारा बच्चे को कितना क्या मिला है। दूसरा, उनके कल्याण की कामना माता पिता की कितनी है, माता पिता ने कितनी शिक्षा दी है बच्चे को, वैज्ञानिक ज्ञानवर्धन के लिए कितने साधन उपलब्ध कराए हैं, और अगर किसी ने नहीं कराए हैं तो वो 2 बच्चे समान कैसे हो सकते हैं। और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न। तीसरा है, 3 बातों पर समानता क्षमता निर्भर करती है, मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। प्रयत्न भी सबके समान नहीं होते। कोई बहुत मेहनत करता है, कोई मेहनत नहीं करता है। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? जो समानता का विरोध करते हैं कि इस आधार पर क्या सबके साथ असमान ही व्यवहार करना चाहिए, कि बड़े जो घर में पैदा हुआ उसके साथ वैसा व्यवहार, जो छोटे घर में पैदा हुआ है, जो गरीब घर में पैदा हुआ उसके साथ वैसा व्यवहार, तो ये एक तरह से उचित नहीं है। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से, अगर व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से देखा जाए, असमान प्रयत्न के कारण अगर 2 व्यक्तियों ने समान प्रयत्न नहीं किए हैं, असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। अगर 2 व्यक्तियों के प्रयत्न समान नहीं है तो उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो ये अगर उनके साथ असमान व्यवहार हुआ है असमान प्रयत्न के कारण, तो वो अनुचित नहीं कहा जाएगा, वो उचित कहा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। अपनी क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहन देना सभी को ज़रूरी है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है, अगर 2 बातों में असमान है मनुष्य, तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है?
तो क्या उनके साथ इस तरह से अलग व्यवहार होना चाहिए? एक गरीब घर में पैदा हुआ है, एक अमीर घर में पैदा हुआ है, तो इस तरह से उनके साथ व्यवहार भी उसी तरह से करना चाहिए क्या? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएँगे। अब जो अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, जिनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है, जिनको पारिवारिक ख्याति मिली है, पैतृक संपदा, व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ मिला है, क्या एक गरीब परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति को उसके अनुसार ही उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए? इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता कि अगर उत्तम व्यवहार उन्हीं के साथ किया जाए जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार, जो अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ बुरा व्यवहार, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा कि इससे तो संपन्न व्यक्ति को ही के पक्ष में निर्णय जाएगा, उसी का सम्मान होगा। अतः न्याय का तगाजा यह है कि जहाँ हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्य के अपने वश की बात है, यहाँ पर मनुष्य के वश की बात है। वंश परंपरा और उत्तराधिकार जो है वो मनुष्य के वश की बात नहीं है, लेकिन प्रयासों की असमानता ये मनुष्य के अपने वश की बात है के आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को वो उचित ठहराते हैं कि अगर समान प्रयत्न नहीं है तो समान उनसे व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ प्रथम दो आधारों जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं हैं पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है कि समाज के सदस्यों से अगर लोगों को उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। जब लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाए और उनके साथ समान व्यवहार किया जाए तभी ये संभव हो सकता है, तभी समानता संभव हो सकती है। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिक पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। उदाहरण दे रहे हैं कि एक राजनीतिज्ञ है, राजनेता है, उसका बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता के से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सकें। तो उनके पास इस तरह की कोई अलग अलग आवश्यकताएं या किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होती कि व्यक्ति जो मेरे से मिलने आ रहा है वो किस बैकग्राउंड का है, कैसी उसकी पृष्ठभूमि है, तो उसके लिए जानना ये बहुत कठिन है। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक और औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, मानवता की दृष्टि से समाज दो वर्गों श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है, जिससे वर्गीकरण संभव हो सकता है। इस प्रकार समानता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उनके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है कि वो सबके साथ समान व्यवहार करें। अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो ये उनकी राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इस पाठ की महत्वपूर्ण बातें जो थी, एक तो दास्ता की स्थिति क्या है कि अगर हम कानूनी रूप से स्वतंत्र होते हुए भी अगर हमें अपना पेशा चुनने का अधिकार नहीं है तो भी हमारी जो स्थिति है वो दास्ता ही की स्थिति कहलाएगी। दूसरा, उन्होंने जो है 3 आधार पर एक आदर्श समाज की कल्पना की है: समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता और भाईचारे को तो वो के आधार पर तो वो कहते हैं कि समान हो ही नहीं सकता, तीनों के आधार पर असमानता बताते हैं। अगर व्यक्ति वंश परंपरा के आधार पर और शारीरिक जो कुल परंपरा है या उत्तराधिकार संबंधी नियम है, वहाँ पर मनुष्य समान नहीं हो सकता।
और जो है अगर प्रयत्न भी समान नहीं है, तो प्रयत्न के आधार पर अगर उनसे समानता का व्यवहार नहीं किया गया है, तो वो उसे उचित ठहराते हैं। तो इस तरह से वो मानते हैं कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ किसी भी तरह का ऊंच-नीच का भेदभाव ना हो, सबके साथ सबको समान अवसर मिले, उनके प्रयत्न जो हैं उनके अवसर जैसे उनको अवसर प्राप्त हो, वैसे ही उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। आशा है आपको पाठ समझ आया होगा, और अगर कुछ भी आपको इसमें शंका है, उसका निवारण चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं।